नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। हम लोगों ने उत्तर मुगल शासक देख रहे थे, जिसमें बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर को पढ़ लिया था। और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन थे शायद आप लोग लगाए भी होंगे। ठीक है, तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दौला बनते हैं मुगल सम्राट। ठीक है, तो रफीउद्दौला मुगल सम्राट बनते हैं कैसे? सैयद बंधुओं की मदद से। तो सैयद बंधुओं की मदद से पहली बार फर्रुखसियर बनते हैं मुगल सम्राट, और उसी की हत्या करके रफीउद्दौला बनते हैं मुगल सम्राट। तो सैयद बंधुओं के संबंध फर्रुखसियर से बिगड़ने लगे, तब तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में संधि करते हैं तथा मराठा सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर की अंधा कर हत्या कर देते हैं। तो क्या होता है कि सैयद बंधुओं दिल्ली में संधि करते हैं मराठा से। उस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और उसके बाद मराठा सैन्य की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा कर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद रफीउद्दौला शासक बनता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक देखे। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था रफीउद्दौला। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रफीउद्दौला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रफीउद्दौला के समय एक इंपॉर्टेंट घटना होती है कि निकुसियर, शहजादा अकबर का जो पुत्र था, निकुसियर विद्रोह कर दिया और आगरा दुर्ग तक कब्जा कर लेता। मतलब रफीउद्दौला के समय निकुसियर विद्रोह कर देता है और आगरा दुर्ग तक कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के लिए इसे सम्राट भी घोषित कर दिया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि निकुसियर ने कब विद्रोह किया? तो 1719 में। किसके समय में किया? जिस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो थे रफीउद्दौला। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रफीउद्दौला यह भी सैयद बंधुओं की मदद से ही शासक बनते हैं। तो सैयद बंधुओं की मदद से 4 मुगल सम्राट बनते हैं, जैसे पहला थे फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय में इसका प्रभाव अंत होता है, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। तो सैयद बंधुओं की मदद से यह भी शासक बनता है, मतलब रफीउद्दौला। और इसका एक इम्पोर्टेंट बात यह था कि यह शाहजहां टू की उपाधि ली। शाहजहां टू का उपाधि कौन लिया था? रफीउद्दौला। इसे ध्यान रखिएगा, इसमें यही फैक्ट है कि यह शाहजहां टू की उपाधि लिया था। और इसका भी समय था 1719। तो 1719 में दोनों बने थे, रफीउद्दौला। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जैसे कंफ्यूजन का समय था, आलमगीर टू के बाद इमादुत मुल्क की सहायता से शाहजहां थ्री शासक बना था। यहाँ पे 3 छूट गया, तो शाहजहां 3 शासक बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, शाहजहां 2 ये हो गया रफीउद्दौला, और शाहजहां 3 कब बनते हैं? तो वे बनते हैं आलमगीर 2 के बाद शाहजहां 3। तो इसको लिख दिए कि कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, अगर इसे मिटा दिया जाए तो ये 2 फैक्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, रफीउद्दौला शाहजहां की उपाधि ली और सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसका समय था 1719 से लेकर 1748। तो देखते हैं कि मोहम्मद शाह भी सैयद बंधुओं की मदद से ही शासक बनता है। ठीक है, तो सैयद बंधुओं की मदद से कौन कौन शासक बने? तो शुरुआत होता है फर्रुखसियर से, उसके बाद बनते हैं रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह। तो ये चारों शासक सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनते हैं, जिसलिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सैयद बंधुओं की मतभेद भी हो जाता है मोहम्मद शाह से। तो मोहम्मद शाह से सैयद बंधुओं का मतभेद, तो मतभेद होता है तो तुरानी गुट के निजामुल मुल्क और अमीन खान आदि के द्वारा सैयद बंधुओं के प्रभाव का अंत कर दिया जाता है। तो मोहम्मद शाह के समय ही सैयद बंधुओं के प्रभाव को अंत कर दिया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सैयद बंधुओं की मदद से ही शासक बना और मोहम्मद शाह के समय सैयद बंधुओं के प्रभाव को अंत कर दिया जाता है। और मोहम्मद शाह के समय में ही सैयद बंधुओं के प्रभाव का अंत कर दिया जाता है। तो 1720 में सैयद बंधुओं में से जो बड़ा भाई था हुसैन अली खां, उसका 1720 में मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या कर दिया जाता है हैदर बेग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, हैदर बेग
1720 में, ठीक है। मतलब हुसैन अली खां, बड़े भाई हुसैन अली खां, हुसैन अली खां की हत्या कर देते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद शाह की शासकीय गतिविधियां, ठीक है। तो विभिन्न प्रांतीय राज्यों का उदय। तो मोहम्मद शाह के समय ही जो विभिन्न राज्य बना था, जैसे हैदराबाद, अवध और राजपूताना के भी कुछ क्षेत्र, इसी के समय उदय होता है। होने का ये कारण था कि इनके सुंदर लड़कियों के प्रति रुझान अधिक थे मोहम्मद शाह का, इसीलिए इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला, इनका निक नेम क्या है, रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, और इसे रंगीला शासक भी कहा जाता है। मतलब हमेशा वेश्याओं का मतलब नाच वगैरह देखना, हमेशा महफिल बनाए उसमें बैठे रहना, राज्य में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं है। जिस कारण जो भी अलग अलग क्षेत्र में जो नवाब थे, जो या सूबेदार थे, वो अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करके और राजा बन जाते हैं। और उसी तरह से देखते हैं कि अवध में शहादत खां और बुरहानुल मुल्क, एक ही नाम है, शहादत खां बुरहानुल मुल्क जिसे कहते हैं, 1722 में अवध को एक राज्य का स्थापना करते हैं, अवध राज्य का स्थापना करते हैं, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? शहादत खां। इसे ध्यान रखिएगा, शहादत खां करते हैं किसका? अवध का। और हैदराबाद का चिनकिलिच खां यानी कि निजाम उन मुल्क, चिनकिलिच खां या निजाम उन मुल्क 1724 में हैदराबाद की स्थापना करते हैं। और इसी के समय राजपूताना के भी कई क्षेत्र स्वतंत्र होते हैं। और देखते हैं कि बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खां वहां का नवाब बनते हैं। कहाँ का? तो बंगाल का। और बाद में यही बंगाल को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर देते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही जैसे क्रम में रहते हैं। तो यहाँ पे बंगाल को भी जानना जरूरी है। बंगाल का कौन कहते हैं? मुर्शिद कुली खां 1717 में। और क्योंकि यह 1717 में वहां का नवाब बने और बाद में बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देते, तो इससे ध्यान रखिएगा। अवध शहादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां, और राजपूताना के कई क्षेत्र हुए, और बंगाल। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। नादिर शाह आक्रमण करते तो करनाल का युद्ध होता है। किस चीज का युद्ध होता है? करनाल का। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो फारस शासक नादिर शाह, फारस यानी कि ईरान, ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होता है। तो इसमें होता ये है कि मोहम्मद शाह का पराजय होता है। तो ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं और ये जीतते हैं, नादिर शाह जीत जाते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह को ही कहा जाता है। और दिल्ली में भारी लूटपाट करता है कौन? नादिर शाह। दिल्ली में भारी लूटपाट करता है और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस भी कह सकते हैं, में जरा हुआ कोहिनूर हीरा ले जाता है। तख्ते ताउस में जरा हुआ कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। और कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, वही बनाए थे मयूर सिंहासन, तो उसमें जरा हुआ था। तो वही कौन ले जाते हैं? नादिर शाह। करनाल का युद्ध 1739 में, और इसमें मोहम्मद शाह का पराजय होता है। तो इस तरह से कोहिनूर हीरा भारत से ले जाते हैं नादिर शाह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उर्दू भाषा और संगीत का संरक्षण। तो इसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में, उर्दू भाषा और संगीत को प्रोत्साहन अधिक मिलता है, ठीक है, जिस कारण उर्दू भाषा और संगीत का संरक्षण मोहम्मद शाह के समय होता है। और संगीत का तो इसलिए भी होगा क्योंकि ये तो रंगीला मिजाज के थे ही, नाच गाना में इनको ज़्यादा मन लगता था, इसीलिए संगीत का प्रोत्साहन तो होना ही था, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय था 1748 से 1754, ठीक है। तो अहमद शाह का शासकीय गतिविधियां देखते हैं इसके शासन में। तो अफगान अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण प्रारंभ होता है। तो अफगान अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण प्रारंभ किसके कार्यकाल में पहली बार होता है? तो वो है अहमद शाह के समय। तो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है भारत पर प्रारंभ, ठीक है। और देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली 1748-1761 के बीच कुल 7 बार भारत पर आक्रमण कर देता है। मतलब 48 से 61 के बीच 7 बार भारत पर आक्रमण
करता है। और सबसे पहला आक्रमण 1748 में पंजाब पर। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम लड़ाई पानीपत की तृतीय युद्ध। तो पहला क्या, पंजाब पे 1748, और अंतिम पानीपत की तृतीय युद्ध होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है अब्दाली का। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और यह किस किस बीच में होता है, तो मराठा और अब्दाली के बीच में होता है। और इसमें मराठा का पराजय हो जाता है। ठीक है, तो मराठा को हराया था कौन, अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तृतीय युद्ध में 1761 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात 1748 से 1761 के बीच कुल 7 बार आक्रमण करते हैं। और पहली बार अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय में ही भारत पर आक्रमण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अहमद शाह के समय विभिन्न वजीर बने, मतलब बार बार अलग अलग वजीर बने इसके समय में। तो जैसे था, पहले थे जावेद खान। ठीक है, और उसके बाद बनते हैं सफदरजंग। तो सफदरजंग का एक ये है कि वो वहाँ का वजीर भी था, मतलब मुगल दरबार में, और अवध का नवाब भी था। तो अवध का नवाब और यहाँ का वजीर होने के कारण इन्हें नवाब वजीर कहा जाता था, नवाब वजीर। ठीक है, तो सफदरजंग को क्या कहा था, नवाब वजीर। ठीक है, अब देखते हैं इमादुत मुल्क। सफदरजंग के बाद मुगल दरबार का जो शासक बनते हैं, नवाब क्या बोलते हैं, वजीर बनते हैं, वो था इमादुत मुल्क। तो इमादुत मुल्क सफदरजंग के बाद वजीर बना। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह को अंधा कर जेल में डाला। और इमादुत मुल्क क्या करते हैं, अहमद शाह को कैद करके, अंधा करके कैद कर लेते हैं, माने अपदस्थ कर देते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं, इमादुत मुल्क का। उसी के बाद बनते हैं शासक आलमगीर टू। ठीक है, तो इसको जेल में बंद कर देते हैं, अहमद शाह को कौन, इमादुत मुल्क, अंधा करके जेल में बंद कर देते हैं। और उसके बाद शासक बनते हैं आलमगीर टू। इसका समय क्या था, 1754 से 1758। इसे ध्यान रखिएगा, 1754 से 58 डेट याद रखिएगा। तो कोई भी घटना होगा, जैसे उसका घटना याद है तो आपको शासक याद रहेगा कि इसके बीच में तो शासक ये था, तो इसी घटना को रिलेट करने में बहुत सहूलियत होगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं सत्ता प्राप्ति। गाजुद्दीन इमादत मुल्क के द्वारा सत्ता स्थापित होता है। तो यही यहाँ पे इसको अहमद शाह को कैद कर देता है अंधा करके, तो इसको शासक में इसी के द्वारा ये अपना सत्ता स्थापित करता है। और शासकीय घटना क्या होता है इसके समय, तो आलमगीर टू के समय ही अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करता है। और आलमगीर टू के समय ही दिल्ली पर आक्रमण करता है कौन, अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और 1757 में पलासी का युद्ध आलमगीर टू के समय ही होता है। तो पलासी का युद्ध किसके बीच में था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में था, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है और सिराजुद्दौला विश्वासघात के कारण ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, पलासी का युद्ध। और हम लोग बंगाल पढ़ेंगे तो इसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे पलासी का युद्ध का। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है आलमगीर फर्स्ट। आलमगीर फर्स्ट के नाम से कौन जाने जाते थे, औरंगजेब। ठीक है, इसलिए आलमगीर टू अलग है और आलमगीर वन औरंगजेब को कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग शाहजहां थ्री के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसका समय था 1758 से 1759 तक। ठीक है, तो इसके समय में एक ही समय में दो दो बादशाह हुए। ठीक है, तो जैसे ये कैसे होता है, तो देखते हैं कि इमादुत मुल्क द्वारा आलमगीर टू की हत्या कर जाती है, जिसके बाद शाहजहां थ्री शासक बनते हैं। और इसी के मृत्यु के बाद जो अली गौहर बिहार में थे, वो अपने आप को स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं बिहार में ही। अली गौहर बिहार में शाह आलम टू के नाम से, तो किस नाम से, शाह आलम टू के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर देते हैं बिहार में। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसीलिए एक ही समय में दो दो बादशाह हुए, किसके समय में, शाहजहां थ्री के समय में। ठीक है, और देखते हैं कि शाहजहां थ्री के नाम से रफीउद्दौला को जाना जाता है, और रफीउद्दौला सबसे कम समय तक मुगल शासक रहे थे। इस दोनों बात को याद रखिएगा। और रफीउद्दौला और रफीउद्दौला हम लोगों ने इसके बारे में पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं शाह आलम टू, जो 1759 से 1806 इसका समय था। तो इसके समय में शासकीय गतिविधि क्या थी, तो इसके समय में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761, जो अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस तरह से लिखे अब्दाली वर्सेज मराठा, तो जो पहले रहेगा वही विजय रहेगा, क्योंकि हम विजय वाले को पहले लिखेंगे और जो हार जाते हैं, मतलब जिसका पराजय होता है, उसे बाद में लिखेंगे। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा
अब्दाली यहाँ पे विजय होते हैं और मराठा हार जाते हैं। तो इसे समझने के लिए लिखे, ऐसा नहीं कि अगर मराठा इधर कर दे उधर कर दे, ये नहीं, अब्दाली जीते थे, इसके हम अपने समझने के लिए एक ट्रिक है कि पहले जो रहा वो जीता है, ठीक है। किताब वगैरह में रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हाँ गलत है वहां सही है, ठीक है। तो जो पहले है हम अपनी सहूलियत के लिए, अब्दाली वर्सेज मराठा, तो अब्दाली विजय हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके समय एक इम्पोर्टेंट घटना 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध यह अंग्रेज वर्सेज संयुक्त युद्ध था, किस किस के बीच में? तो बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम टू, ये तीनों थे इस युद्ध में, ठीक है, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है और जिसके बाद इसका मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल के जब पढ़ेंगे प्रांतीय क्षेत्र के बारे में तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शाह आलम टू का संरक्षण काल। तो संरक्षण काल ये होता है क्योंकि जब इसमें ये बक्सर के युद्ध में पराजय होता है इस तीनों का, तो फिर देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि होती है, तो इसी समय इसको संरक्षण मिलता है शाह आलम टू को, अंग्रेजी संरक्षण जो चलता है 1765 से 1772 तक। तो इसे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी संरक्षण में कब तक रहते? 1765 से 1772। उसके बाद मराठा संरक्षण में रहते हैं 1772 से 1803। इस अवधि में इमादत मुल्क जो उस समय वजीर थे, इसे अंधा कर जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा 1803 में हो जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेज सेना लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लेता। उस समय दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे दौलत राव सिंधिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? दौलत राव सिंधिया। तो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है शाह आलम टू के समय में। शाह आलम का संरक्षण काल और शासकीय गतिविधियां, ये सभी चीज हम लोगों ने इसके समय में देखा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अकबर टू को देखते हैं। तो इसका समय था 1806 से 1837। तो अकबर टू राजा राम मोहन राय, जो समय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय, भारत के पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को दूत बना के लंदन भेजते हैं, दूत के रूप में। और लंदन भेजने का कारण था पेंशन बढ़ाने के लिए दूत बना के लंदन भेजते हैं कि बोलिएगा वहाँ के सम्राट से, लंदन में ब्रिटेन के, कि पेंशन बढ़ाया जाए। इसलिए राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेजते हैं कौन? अकबर टू। तो इसे ध्यान रखिएगा। और राजा की उपाधि राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय, जिसको राजा लगता तो राजा राम मोहन राय नाम हो जाता, तो राजा की उपाधि भी अकबर टू दिए थे राम मोहन राय को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और मुगल राजकीय सिक्कों का बंद होना इसी के समय में, मतलब अकबर टू के समय मुगल राजकीय सिक्का बंद हो जाते हैं 1835 में। उसके बाद देखते हैं बहादुर शाह टू जफर, यह अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह टू, और जिसे जफर के नाम से भी जानते हैं। इसका समय था 1837 से 1857, ठीक है, अंतिम मुगल शासक। और इसके समय में सबसे पहला विद्रोह जो होता है, भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है 1857 के विद्रोह को, तो इसी के समय में हुआ था, बहादुर शाह टू के समय में। और विद्रोहियों ने बहादुर शाह टू को सम्राट घोषित किया, भारत का सम्राट घोषित करता है इसको। और उसके बाद बहादुर शाह टू को ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज, निर्वासन में रंगून, जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, रंगून भेज देते हैं, ठीक है। तो रंगून में किसको भेज दिए? बहादुर शाह टू को। और वहीं इनका मृत्यु हो जाता है 1862 में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसका लाल किला में हीरा महल बहादुर शाह टू ने ही बनवाए थे, ठीक है। तो लाल किला में हीरा महल कौन बनवाए थे? बहादुर शाह टू। और 1857 की क्रांति को जो देखे थे मिर्जा गालिब, उसका भी, जो मिर्जा गालिब, वो दिल्ली में बहादुर शाह टू के समय ही रहते थे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने उत्तर मुगल शासक के विभिन्न शासकों का देख लिए, पढ़ लिए, और उसके कुछ उपाधियां था जिसको मैंने एक टेबल में यहाँ पे लिख दिया है, तो जिसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुअज्जम का उपाधि था बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट और साहेब बेखबर, ये सभी उपाधि किसकी थी? मुअज्जम का। तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको आसानी हो याद रखने में, समझने में, इसलिए हमने इसे टेबल में लिख दिया। तो बात देखते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था क्योंकि इसके समय में एक लाल कुंवर नाम की महिला थी जिसके शासन में, मतलब हस्तक्षेप करते थे प्रशासनिक मामले में, तो इसके लंपट मूर्ख कहा जाता था।
फर्रुखसियर, इसे घृणित कायर कहा जाता है। और इसी के समय में पंजाब सिखों का जो एक नेता थे बंदा बहादुर, उसको फांसी की सजा दिए थे फर्रुखसियर, जिस कारण इसे घृणित कायर कहा जाता है। रफीउद्दौला, यह शाहजहां टू की उपाधि लिए थे। रफीउद्दौला को शाहजहां टू की उपाधि दी गई थी। और मोहम्मद शाह को रंगीला और रोशन अख्तर, दोनों नाम से जाना जाता है। अगर रोशन अख्तर पूछे तो घबराइएगा नहीं, मोहम्मद शाह को ही बोला जाता है। रंगीला तो यही, वो रंगीन मिजाज के, तो हमेशा नाच गाना में बिजी रहते थे, इस कारण इसे रंगीला कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं बहादुर शाह, जिसे जफर, बहादुर शाह टू, ठीक है, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर मुगल शासक देखे। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई दिक्कत हो वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, स्मार्ट पीसीएस यूट्यूब चैनल। और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले जाएगा। धन्यवाद।